कैसे हो दोस्तों। पाई गणित की दुनिया का एक ऐसा नंबर है जिसने हजारों सालों तक मैथमेटिशियन को घुमा के रखा था। जब हम किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो निकालते हैं तो हमें पाई की वैल्यू मिलती है। अब चाहे सर्कल अर्थ के बराबर हो या एक बॉल के बराबर, उन दोनों की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा पाई ही आएगा। आज हमें पाई की 202 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू पता है और ये सब पॉसिबल हो पाया आज के सुपर कंप्यूटर्स की मदद से। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मैथमेटिशियन को सारी कैलकुलेशन मैन्युअली करनी पड़ती थी। तब पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क होता था। तो आज हम एक छोटे से सफ़र पे चलेंगे जहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पुराने समय में पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। हमारे सफर की शुरुआत होती है एंशियंट इजिप्ट से। इजिप्ट अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी। ये लोग मैथमेटिक्स, जियोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। इजिप्ट के लोगों के पास पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक अनोखा तरीका था। उन्होंने इसे सर्कमफ्रेंस के बेस पे कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि इसे एरिया के बेस पे कैलकुलेट किया। इजिप्ट के लोगों के पास किसी सर्कल के एरिया को फाइंड करने का अपना खुद का फॉर्मूला था, जिसे 8/9 d का होल स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम जानते हैं कि किसी सर्कल के एरिया का एक्चुअल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। जब हम इजिप्ट के एरिया वाले फॉर्मूले और एक्चुअल एरिया वाले फॉर्मूले को इक्वेट करते हैं तो हमें पाई की वैल्यू 3.1605 प्राप्त होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इजिप्ट के लोग जिस पाई का इस्तेमाल करते थे उसकी वैल्यू 3.1605 थी। रियलिटी में इजिप्ट के लोगों ने पाई की वैल्यू को सीधे तौर पर कैलकुलेट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एरिया का एक ऐसा फॉर्मूला इजाद कर दिया था जो एक्चुअल फॉर्मूले से मेल खाता था, जिससे हम उनके लिए पाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमारे सफर में अगला पड़ाव आता है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का। प्राचीन बेबीलोन वासियों के पास पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक अनोखा तरीका था। उन्होंने सिर्फ जियोमेट्री और प्रैक्टिकल मेजरमेंट की मदद से पाई को कैलकुलेट किया। उन्होंने ये देखा कि किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस उसके डायमीटर के लगभग 3 गुना होता है, जिससे उन्हें पाई की इनिशियल वैल्यू पता चल गई। बेबीलोन वासियों ने केवल प्रैक्टिकल मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हुए पाई की वैल्यू को फाइंड किया और उन्हें जो पाई की वैल्यू मिली वो उसको उन्होंने फ्रैक्शन के रूप में 3 + 1/8 के रूप में लिखा, जिससे हमें पाई की वैल्यू 3.125 प्राप्त होती है। जब हम इजिप्ट और बेबीलोन की पाई की वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बेबीलोन वासियों की पाई की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है इजिप्ट की वैल्यू से। तो कुछ इस तरीके से इन दो सिविलाइजेशन में पाई की वैल्यू का हमें जिक्र देखने को मिलता है और उन्होंने पाई की वैल्यू को बिना किसी एडवांस मैथमेटिक्स के कैलकुलेट करके दिखाया था। अब जब बाद के समय में लोग मैथ में एडवांस होते गए तो उन्होंने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक नया तरीका इजाद किया। शायद पुराने मैथमेटिशियन ने देखा होगा कि एक सर्कल और एक स्क्वायर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा एक सर्कल एक पॉलीगन से मेल खाता है। जैसे जैसे हम पॉलीगन की साइड्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक सर्कल के जैसे दिखने लगेगा। हालांकि वो एक कभी परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन वो एक सर्कल से काफ़ी ज़्यादा मेल खाने लग जाएगा। इस मेथड से पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक हेक्सागन की जरूरत पड़ती है, एक सर्कल की और एक स्क्वायर की। हम यहाँ पे यूनिट रेडियस वाला सर्कल लेते हैं क्योंकि यूनिट रेडियस वाले सर्कल की एरिया हमें पाई मिलती है। हेक्सागन के हर साइड की लंबाई 1 यूनिट है और स्क्वायर के हर साइड की लंबाई 2 यूनिट है। अब हम सर्कल के अंदर हेक्सागन रखते हैं और उसके बाहर स्क्वायर रखते हैं। इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो स्क्वायर के पेरीमीटर से कम है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस हेक्सागन के पेरीमीटर से बड़ा है, जिससे हमें पाई का एक बाउंड मिलता है जहाँ पे पाई की वैल्यू 3 से तो बड़ी मिलती है लेकिन 4 से छोटी मिलती है। तो इस मेथड से हमें ये पता चला पाई इन दो वैल्यू के बीच में ऑक्सीलेट करता है। इसके बाद के साल में 250 BC के आसपास एक महान मैथमेटिशियन आर्किमिडीज आए, जिन्होंने पुरानी पॉलीगन मेथड को इम्प्रूव किया और इस बार उन्होंने सर्कल के बाहर स्क्वायर लेने के बजाय सर्कल के बाहर भी एक हेक्सागन लिया। और सबसे पहले उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की शुरुआत हेक्सागन से की और हर बार वो साइड्स को डबल करते जाते। जैसे उन्होंने 6 से शुरुआत की थी और उसके बाद वो गई 12 पे, फिर 24, 48 और फाइनली वो 96 साइडेड पॉलीगन पे आके रुके, जिससे उन्हें पाई की वैल्यू और भी ज़्यादा एक्यूरेट मिल गई। ये पहली बार ही था जब किसी ने पाई की वैल्यू को इतना ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया था। इसके बाद कई सालों तक पाई की वैल्यू को पॉलीगन मेथड से ही कैलकुलेट किया गया। 429 से 501 CE के आसपास एक फेमस चाइनीज मैथमेटिशियन आते हैं और उन्हें पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। हालांकि इस बात में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि इन्होंने किस मेथड का इस्तेमाल किया था, लेकिन मैथमेटिशियन ये मानते हैं कि इन्होंने आर्किमिडीज की पॉलीगन मेथड का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने 24,576 साइडेड पॉलीगन लिया और पाई की वैल्यू को 7 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेटली कैलकुलेट कर दिया।
और उनका ये रिकॉर्ड काफ़ी लंबे समय तक बना रहा। और इन्होंने अपना फेमस रैशनल एक्सप्रेशन भी दिया जिससे पाई की वैल्यू को याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। सन 1540 और 16 से 10 के आसपास एक फेमस मैथमेटिशियन लुडोल्फ वैन आई, जो एक जर्मन डच मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 25 साल लगा दिए पाई की कैलकुलेशन करने में। इस बार उन्होंने एक ऐसा पॉलीगन लिया जिसके पास 2 की पावर 62 साइड थे। मतलब कि ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है? 4 क्विंटिलियन, 611 क्वाड्रिलियन, 686 ट्रिलियन, 18 बिलियन, 427 मिलियन, 387,904। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इस बार इतना बड़ा नंबर लिया जिससे वे पाई की वैल्यू को 35 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर पाए। लुडोल्फ की पाई की कैलकुलेशन 35 डेसिमल प्लेसेस तक सही थी। उनका ये काम सराहनीय था, इसलिए उनके सम्मान में कभी कभी पाई को लुडोल्फ नंबर भी कहा जाता है। पॉलीगन मेथड पाई की कैलकुलेशन करने में काफ़ी धीमा और काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। जितनी बार हम पॉलीगन की साइड्स को बढ़ाते जाते हैं, कैलकुलेशन उतनी ही टफ बनती जाती है। इसलिए तो बाद के समय में इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया गया पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने का सफर प्राचीन जियोमेट्री से लेकर मॉडर्न कंप्यूटर तक का आता है। क्योंकि पाई एक रेशनल नंबर है, इसलिए कभी भी इसकी सारी डिजिट का पता कर पाना नामुमकिन है। लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स की दुनिया में इसकी खोज हमेशा जारी रहेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।